गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयार हो सभी? क्या तैयारी करोगे? फटाफट से रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर और आज तो नोट्स भी सारे आप बैग में से बाहर निकाल लीजिए। आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी और बड़ी होने वाली है। डर लग रहा है? वो कह रहा है डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा भाई? अब डरने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो तुझे सीएमए ज्वाइन करने से पहले सोचना था। सीएमए जो ज्वाइन कर चुका है उसको अब डरने की जरूरत नहीं। अब तो जो होगा जो देखा जाएगा। क्यों? तो इसीलिए डरना नहीं है और हमें मजबूती के साथ खड़ा रहना है। करेक्ट? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मतलब आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए आपको कहा, ठीक है? डरना नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स डरावना है भी नहीं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ो तो मतलब ये तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कि मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मार्क्स अच्छे आएंगे तो हेल्प ही करेगा। कि कहीं दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए और एफएम में मार्क्स जोरदार आ गए तो मज़े आ जाएंगे। और दूसरों में भी मार्क्स जोरदार आए और एफएम में भी मार्क्स जोरदार आए तो फिर आपको पता ही है कि घर पे न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाएंगे कि आपकी रैंक आई है। बताइए कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील कर रहे हैं आप? क्यों? अभी तक किसी का काम पड़ा नहीं है ना? हाँ, तो अब देखो, अगर ऐसा कुछ हो जाए जीवन में तो उसका भी मजा कुछ और है। स्टार्ट करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो भी सोर्स ऑफ कैपिटल है हमें उसकी कॉस्ट पे करनी होती है। ये जो कॉस्ट पे करनी होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर की कॉस्ट इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर की कॉस्ट इक्विटी डिविडेंड, लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट। तो जितने भी सोर्स ऑफ कैपिटल है हमें उसकी कॉस्ट पे करनी होती है। कॉस्ट को रुपीस के टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, परसेंटेज के टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर परसेंटेज के टर्म्स में निकालें तो हर सोर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, हमने हर सोर्स की कॉस्ट को एक नाम दिया है। डिवेंचर की कॉस्ट को नाम दिया है केडी, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को केपी, इक्विटी को केई, लोन को केएल और रिजर्व एंड सरप्लस को केआर। तो ये जितने भी सोर्स है इनकी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और सबसे लास्ट में सीखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था केडी को, डिबेंचर की कॉस्ट। दो मेन एडजस्टमेंट हमने सीखे थे। कौन कौन सा एडजस्टमेंट? कौन कौन सा एडजस्टमेंट? बिल्कुल, नेट प्रोसीड का एडजस्टमेंट और दूसरा इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट। करेक्ट ना? मैंने बुआ जी का आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि टैक्स का बेनिफिट क्या होता है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और कुछ ने तो खुद से प्रैक्टिकली रिलेट भी किया होगा, नहीं? वो एग्जाम्पल मतलब सत्य घटना पर आधारित था, ठीक है? हाँ। तो डिबेंचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके, दो एडजस्टमेंट करने होते थे। एक तो नेट प्रोसीड का एडजस्टमेंट और दूसरा इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट। परपेचुअल अगर डिबेंचर है तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर डिबेंचर रिडीमेबल होते हैं तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 - t ब्रैकेट में RV प्लस NP डिवाइडेड बाय N। और इस पूरे में डिवाइड होगा RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। फिर हमने चलते चलते नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं,
आरवी कैसे निकालते हैं? नेट प्रोसीड में हमने पार्टी में भी भेजा था, कौन कौन से कलर के हमने जीन्स पैंट निकाले थे? रेड कलर पहला, येलो कलर सेकंड, तीसरा कौन सा था? पिंक, तीसरा था पिंक कलर, और लास्ट था ब्लू कलर की जो जीन्स पहन रखी है ना, प्रेफरेंस। तो इसी तरह से नेट प्रोसीड में प्रेफरेंस है, सबसे पहले इशू प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो सबसे पहले तो उसी को, अगर नहीं दे रखी हो तो फिर मार्केट प्राइस, अगर नहीं दे रखी हो तो फेस वैल्यू, और अगर वो भी नहीं दे रखी हो तो 100 रुपये। रिडीमेबल वैल्यू कैलकुलेट करने का पहला तरीका है गिवन, दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो फेस वैल्यू, और वो भी नहीं दे रखा है तो 100 रुपये। मैच्योरिटी पीरियड दे रखा होगा, अच्छा मैच्योरिटी पीरियड दे रखा होगा तो ही रिडीमेबल है, अगर मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा है तब तो परपेचुअल हो गया। तो केडी के दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, आज हम सीधे स्टार्ट करते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। मैं आपको बता दूं कि केडी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम केपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। डिबेंचर पर हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर पर हम पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। डिबेंचर पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस शेयर पर क्या देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जहां जहां इंटरेस्ट है वो हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है। अच्छा दूसरा, इंटरेस्ट देने से इनकम कम होती है, इनकम कम होने से टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ता है, मतलब इनका इंटरेस्ट देने से टैक्स में बेनिफिट मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड देने से टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना है क्योंकि मिलता ही नहीं है। एक कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देगी चाहे नहीं देगी, उससे उसकी टैक्स लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये दो चीजें करनी, तो इंटरेस्ट की जगह नाम चेंज होके प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा और टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है परपेचुअल और एक होता है रिडीमेबल। चलिए लिखिए आप लोग, केपी। प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह के होते हैं, परपेचुअल और रिडीमेबल। केपी परपेचुअल, रिडीमेबल। अगर प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल है तो फॉर्मूला होगा केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम केडी वाला फॉर्मूला है, वहां इंटरेस्ट था, यहाँ डिविडेंड हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड, और वहां पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, वो यहाँ पे नहीं है, टैक्स का बेनिफिट यहाँ नहीं होता। डिविडेंड देने से टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कंपनी डिविडेंड दो चाहे मत दो, टैक्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। यस ठीक है। इंटरेस्ट तो P&L में आता है, ठीक है। अच्छा रिडीमेबल, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो डिबेंचर जो रिडीमेबल होता है उसका जो फॉर्मूला है वही लगाना है। कैसे? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स का बेनिफिट नहीं, प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं, केवल नाम इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया और टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना, बाकी सेम फॉर्मूला, वही RV वही NP। अच्छा RV और NP की जो कैलकुलेशन है वो भी वैसे ही होती है जैसे हम KD में करते हैं, वही NP में 4 ऑप्शन, वही RV में 3 ऑप्शन, सेम टू सेम है। ठीक है। तो एक होता है परपेचुअल, एक होता है रिडीमेबल। RV को वापस लिखने की जरूरत नहीं, वही डिबेंचर वाले काम लेना है।
और एनपी को लिखने की जरूरत नहीं, वो भी डिबेंचर वाले ही काम ले रहे हैं। एन का मतलब वही मैच्योरिटी पीरियड। अगर प्रेफरेंस शेयर का मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है तब तो हो गया वो रिडीमेबल, अदरवाइज क्या होगा, परपेचुअल, सिंपल। तो केडी के साथ में मैंने आपको कहा ही था आपका केपी फ्री है और केएल फ्री है, तो केडी जैसा है वैसे ही केपी है। अच्छा, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो डिबेंचर के नाम के साथ होती है। सेम उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की जो रेट होती है वो डिविडेंड के नाम के साथ ही होती है। तो सेम कैलकुलेशन है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा सोर्स, और वो है के एल, कॉस्ट ऑफ लोन। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। देखो, डिबेंचर और लोन एक ही तरह है। डिबेंचर भी डेप्ट है और लोन भी डेप्ट है, दोनों लोन ही तो है ना। मगर डिबेंचर हम इश्यू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, मगर लोन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोन में नेट प्रोसीड वाला कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, केवल एक ही एडजस्टमेंट करना होता है, वो है इनकम टैक्स का। क्योंकि लोन पर हमें क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जब आप लोन पर इंटरेस्ट दोगे तो उस इंटरेस्ट से आपकी इनकम कम होगी, और इनकम कम होने से आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो केवल एक एडजस्टमेंट करना होता है और वो है टैक्स का एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। के एल इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी, सिंपल। के एल इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी। जैसे मान लीजिए हमने लोन लिया जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टैक्स की रेट है मान लेते हैं 40%, तो 1 माइनस 0.40, तो 10% को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केएल हो जाएगा 6%। हाँ नहीं, इसमें परपेचुअल और रिडीमेबल वाली बांता बची भी नहीं है। यही तो सबसे तभी तो का इजी है। ये परपेचुअल डेट और रिडीमेबल डेट वाला मैटर ही नहीं है इसमें। इसमें केवल और केवल आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी। हाँ, इसमें परपेचुअल और रिडीमेबल ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डिबेंचर की कॉस्ट हो गई, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हो गई, और केएल कॉस्ट ऑफ लोन हो गई। केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है और उसमें से टैक्स का बेनिफिट माइनस करना है, रिजल्ट इज केएल। 3 सोर्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, विच इज इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर केई। इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखो, डिबेंचर की कॉस्ट निकालना आसान काम है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर पर कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालना आसान है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर भी कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। लोन की कॉस्ट भी कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि लोन पर भी कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है। बट क्या ऐसा फिक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर में होता है? नहीं होता। इक्विटी शेयर पर क्या पहले से कोई फिक्स रेट होती है? ऐसा होता है कि 10% इक्विटी शेयर या 12% इक्विटी शेयर या 15% इक्विटी शेयर, ऐसा कुछ होता है? नहीं। इक्विटी शेयर पर कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है, कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे सकती है, ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है। ये वो इन्वेस्टर है जो कंपनी के मालिक है, कंपनी के ऑनर है। जो पर्सन इक्विटी शेयर खरीदता है वो कंपनी का कौन होता है? ऑनर होता है। पार्शियल ऑनर, फुल ऑनर नहीं। 100% शेयर खरीद ले तो पूरा ऑनर हो जाएगा। मान लो उसने टोटल 1 लाख शेयर में से 1000 शेयर खरीदे हैं तो 1% का मालिक तो है ही। अब जो बिजनेस का मालिक होता है उसका रिटर्न कभी फिक्स होता है क्या? उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है।
बिजनेस का जो मालिक होता है उसको तो प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है। अब आपको केई को समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट समझोगे तब आप केई को जाके समझ पाओगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सारे सोर्स हैं उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो केई है। तो केई को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। केई को समझ, अच्छा, के आर एक और है। रिजर्व किसका पैसा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो के ई और के आर दोनों सेम होता है। जो के ई है वही के आर है। तो के आर में कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, हमें केवल के ई को समझना है कि के ई क्या है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट। अब आप समझना, ये ऐसे शेयर होल्डर हैं, ये ऐसे इन्वेस्टर है जो रिस्क लेते, जो रिस्क लेते हैं। एक पर्सन रिस्क क्यों लेता है? एक पर्सन रिस्क क्यों लेता है? जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, अगर आप इस 1 लाख को बैंक में इन्वेस्ट कर दो, अगर आप उस 1 लाख को बैंक में इन्वेस्ट कर दो, तो बैंक आपको, मान लेते हैं एफडी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है। आपने बैंक में एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 लाख रुपए की अगर आपने एफडी कराई है बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% है, अच्छी बैंक में कराई, एसबीआई में करा दी, तो 1 लाख रुपए की एफडी पर बैंक आपको 7% का ब्याज देगी। मतलब आपको कितना ब्याज मिला? 7,000 रुपये ब्याज मिला। ये जो रिटर्न है ये सेफ है। ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सेफ है, कोई रिस्क नहीं। एसबीआई कहाँ जाने वाली है? और रुपए भी कहाँ जाने वाले हैं? रुपए भी सेफ और इंटरेस्ट भी सेफ, मतलब इनकम भी सेफ, प्रिंसिपल भी सेफ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बैंक का मैनेजर का फोन एक दिन आपके पास आता है कि राकेश जी आप थोड़ा बैंक आएंगे, और राकेश जी को मैनेजर ने कहा कि ऐसा है कि आपने हमारी बैंक में एफडी कराई थी और हम आपको 7% ब्याज नहीं दे पाएंगे। मैं भी पूछा क्यों? कि हमारे बैंक में जो अकाउंट खुलने थे खुले ही नहीं, और 5 लोग हैं वो हमारा पैसा खा गए, तो इसीलिए हम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 5-5 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ भी लोग खा खा के भाग गए, नीरव मोदी और ये सब, है ना। फिर भी उन बैंक की एफडी पर इंटरेस्ट पे लोगों ने, बैंक ने क्या इंटरेस्ट कम किया? नहीं। अगर किसी ने बैंक में एफडी करा रखी थी, कोई पैसा खा के भाग भी गया, तो भी बैंक बराबर पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का। आपका पैसा एफडी का पड़ा है वो भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो आप? मतलब कितनी सेफ्टी है। अगर आपने अच्छी बैंक में एफडी करा रखी है तो आपका पैसा सेफ है और आपकी इनकम भी सेफ है। बैंक आपको आके नहीं कह रही है कि भाई हमारे कस्टमर है पैसा लेके भाग गए, हम आपको भी पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसा होता है। बट अगर ये कि अगर आपने ये पैसे किसी को उधार दिए होते, आपके कोई जान पहचान वाला फ्रेंड, रिलेटिव, तो क्या ये सेफ्टी होती? नहीं, ये सेफ्टी नहीं होती। सेफ्टी बहुत कम हो जाती, क्योंकि उसका तो भरोसा नहीं है ना। वो पैसे खा के भी भाग सकता है, हो सकता है उसका बिजनेस खराब हो गया, हो सकता है आपका आपको पैसे पूरे नहीं दे पाएगा या दे ही नहीं पाएगा, तो रिस्क है। बट बैंक में एफडी कराते हैं, रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हो, रिस्क नहीं है। मगर इन सारे इन्वेस्टमेंट का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या पता है? रिटर्न बहुत कम मिलता है। रिस्क नहीं है या रिस्क बहुत कम है, तो रिटर्न भी बहुत कम है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 12% का रिटर्न मिलना चाहिए, 15% का रिटर्न मिलना चाहिए, 18% का रिटर्न मिलना चाहिए, 25% का रिटर्न मिलना चाहिए, तो फिर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओ। बैंक से लोन लिया है? मतलब आपके घर पे कभी बैंक से लोन लिया है? हाँ, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन लेते ही है ना। आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओ, अगर आपको हाउसिंग लोन लेना हाउसिंग लोन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लगती है ना। आप व्हीकल लोन लेने जाओ
थोड़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। आप बिजनेस लोन लेने के लिए जाओ, और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। आप बैंक से पर्सनल लोन लेने जाओ, विदाउट सिक्योरिटी लोन लेने जाओ, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। बैंक लोन देने पे क्या करती है? बैंक लोन देती है और इंस्टॉलमेंट में वापस पैसे लेती है, और तो कुछ होता नहीं है। चाहे हाउसिंग लोन में भी क्या करेगी? बैंक लोन देगी और हम इंस्टॉलमेंट देंगे। व्हीकल लोन में भी बैंक लोन देगी, हम इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। पर्सनल लोन में भी बैंक लोन देगी, हम इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाउसिंग लोन में अगर बैंक हाउसिंग लोन देती है तो हम बैंक को थोड़ी सुविधा भी देते हैं कि हमारे यहाँ आकर आपका कोई मैनेजर रुक भी सकता है। हाउसिंग में ऐसा होता है? व्हीकल लोन में हमने उसको गाड़ी चलाने की सुविधा दे दी बैंक मैनेजर को, ऐसा होता है? नहीं। तो हर टाइप के लोन में बैंक का काम क्या है? पैसे देना और इंस्टॉलमेंट में पैसे लेना। तो फिर बैंक को पैसे देकर इंस्टॉलमेंट ही लेनी है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग क्यों? हाउसिंग लोन में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल लोन में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस लोन में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हीकल लोन में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इन सारे लोन में बैंक के लिए अलग अलग रिस्क है। हाउसिंग लोन में बैंक को सबसे कम रिस्क है। अगर आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक आपका घर बेच देगी, घर नीलाम कर देगी, बैंक को पैसे मिल जाएंगे। अगर पर्सनल लोन है तो बैंक किसको नीलाम करे, क्योंकि आपने कुछ मोर्गेज भी नहीं रखा, तो बैंक को रिस्क है। बैंक जहां पर ज़्यादा रिस्क है वहां ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऐसा नहीं कि बैंक फिर लोन देती नहीं है, बैंक लोन देती है मगर फिर इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा कर देती है। हो सकता है 18%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन पे, मे बी। डिपेंड करता है कितनी रिस्क है। जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, जितनी कम रिस्क उतना कम रिटर्न। मतलब जहां बैंक को ज़्यादा रिस्क है वहां पर बैंक इन्वेस्टमेंट तो करती है, मगर वहां पर बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा रिटर्न चाहिए। पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क है तो शायद पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करे बैंक। तो जहां ज़्यादा रिस्क है वहां बैंक को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और जहां कम रिस्क है वहां बैंक को रिटर्न भी कम चाहिए। तो जब एक पर्सन इक्विटी शेयर खरीदता है, जब एक इन्वेस्टर, जैसे आप लोग इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर जो शेयर खरीदता है ना, इन्वेस्टर जो डिबेंचर खरीदता है, इन्वेस्टर जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है ना। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हो, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिबेंचर खरीदते हो तो आपको डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट फिक्स रेट से होगा, मगर वो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट। बट अगर आपने उस कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही आपको कुछ मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मगर ऐसा डिबेंचर में नहीं होता। डिबेंचर में कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आपको तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। कंपनी को प्रॉफिट हो या चाहे लॉस, आपको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। बट अगर आपने शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर खरीदे हैं, तो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कंपनी को, मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही आपको कुछ मिलेगा। अगर कंपनी का लॉस है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ही लॉस हो गया, क्योंकि उस कंपनी के आप ऑनर हो। समझो? तो इक्विटी शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क होती है, जबकि डिबेंचर में इन्वेस्ट करो तो रिस्क बहुत कम है। कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आपको तो इंटरेस्ट कंपनी को देना ही है, तो वहाँ रिस्क बहुत कम है। बट अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो रिस्क है, पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ पता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और आप किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो और कंपनी कहती है हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, ओके, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, रिस्क बहुत कम है। बट अगर आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क है, रिस्क है।
क्या रिस्क होने के बावजूद भी आप 10% के लिए इन्वेस्ट करोगे? रिस्क होने के बावजूद भी बिना रिस्क के आपको 10% मिल रहा है। कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10% मिल रहा है। तुम्हारा रिस्क नहीं है, 10% मिल रहा है। इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करो और रिस्क है, और वहां पे भी आप क्या यही सोचोगे कि हमें 10% मिल जाए? नहीं, रिस्क है, हम रिस्क ले भी सकते हैं, मगर रिस्क लेने के बदले में रिटर्न भी तो ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, मतलब वो रिस्क ले रहा है, और जब रिस्क ले रहा है तो उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए। जब वो रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। करेक्ट है ना? करेक्ट है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल सुनना। एक स्टूडेंट है जो सीएमए कर रहा है। सीएमए इंटर के बोथ ग्रुप उसको देने हैं, तैयारी कर रहा है। घर वाले भी उसके साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आप कहोगे घर वाले कैसे मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ के पढ़ा देंगे? ऐसा नहीं। घर वाले ऐसे मेहनत कर रहे हैं कि आपको कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, घर वाले दे देते हैं। आपको कोचिंग सेंटर पे जाने के लिए गाड़ी चाहिए तो घर वाले अवेलेबल करा देते हैं। आपको टाइम टू टाइम घर वाले चाय बना के दे देते हैं। चाय पीते ही नहीं हो, कॉफ़ी बना के दे देते हैं कि भाई तू पढ़, तुझे घर के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तू तो बस पढ़, पढ़ने में ध्यान दे, कुछ नहीं, बाकी सारे काम हम निपटा देंगे, जैसे तैसे करके हम निपटा देंगे, तुझे कुछ करना नहीं है, तू बस केवल पढ़, पढ़ने में ध्यान दे, और सीएमए एक बार बन गया तो फिर अच्छा हो जाएगा, है ना? तो घर वाले भी आप लोगों के साथ ऐसी मेहनत करें। मेहनत करने का मतलब ये कि टाइम पर आपको उठा देना, रात में आप पढ़ रहे हो तो रात में भी आपके उठ के चाय बना के दे देना, कॉफ़ी बना के दे देना, है ना? टाइम टू टाइम आपके लिए खाना बना के दे देना। घर के कोई काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं देना, सब काम वो खुद ही मैनेज कर लेंगे, आपके भी काम वो मैनेज कर लेंगे, सब कुछ आपको फैसिलिटी दे रखी है। ये भी तो मेहनत ही है ना? अब आपसे उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपसे आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि भाई इतना कुछ कर रहे हैं तो बस ये पास हो जाए, सीएमए के बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। आप भी खूब इधर उधर लगे हुए हो, घर वाले तो देख ही रहे हैं कि लगे हुए हो, अब पता नहीं क्या लगे हुए हो ये उनको भी नहीं पता। आप भी जा रहे हो, इधर आ रहे हो, इधर ये वो, सुबह क्लास में आ रहे हो, शाम को घर पे जाके पढ़ रहे हो, फ्रेंड्स के यहाँ घर पे जाके पढ़ रहे हो, बंद कमरा करके पढ़ रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उनको तो लगता है कि हाँ भाई मेहनत कर रहा है। टोटल कितने मार्क्स है? 8 पेपर में मिला के, दोनों ग्रुप में मिला के 800 मार्क्स। पास होने के लिए कितना चाहिए? 400। आपने एग्जाम दिए, 800 मार्क्स, और मार्क्स आए आपके केवल और केवल 150। 800 में से केवल 150 नंबर चाहिए। कितने थे पास होने के लिए? 400। दूर दूर तक, दूर दूर तक पास होना है ही नहीं, है ना? या फिर ये कह सकते हो कि आप भारी नंबर से फेल हो गए। फेल भी होता है एक कम नंबर से, एक होता है भारी नंबर से। 800 में से नंबर आए 150, चाहिए थे 400 पास होने के लिए। तो आपके घर वाले क्या करेंगे? आपकी पूजा करेंगे कि आजा बेटा। हमारे खानदान में भी ऐसा कोई नहीं हुआ कि 800 में से 150 लेकर आया, है ना? धुनाई करेंगे, जिसमें सबसे मेन तो आपके फादर पीट ही डालेंगे, धां धूं और लाते मुक्के थप्पड़ चप्पल जो भी हाथ में लगा उसे ठुकाई कर दी, है नहीं? चलो ठीक है, घर में 2 दिन के लिए माहौल गर्मा गर्म रहा। सब आपके आपको जो ताने मारे जा रहे थे कि तू जाता कहाँ था ये बता, सुबह सुबह ये बैग उठाया जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये बैग उठाया जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, कहाँ पढ़ने के लिए? 150 नंबर। फिर घर में आता था कमरा बंद करके, मुझे कोई परेशान डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, जो भी है ना? मार्क्स कहाँ है तेरे? 800 में से 150,
और तूने साल भर कोचिंग करी, ये की, यहाँ फीस देनी, वहाँ फीस देनी, ये करो, मेरे लिए गाड़ी दो, ऐसा दो, वैसा दो, सब कुछ किया, और तू 800 में से 150 नंबर लेकर आया। नालायक, है ना। 2 दिन माहौल खराब रहेगा, 3 दिन माहौल खराब रहेगा, अल्टीमेटली तो वापस ठीक हो ही जाएगा। और क्या, पेरेंट्स एक बार थोड़े से नाराज होते हैं, जायज भी है ना। वो सोचते हैं आप कुछ हो जाओ, बन जाओ तो ठीक है। 2 दिन नाराज हो गए, 3 दिन नाराज हो गए, 4 दिन नाराज हो गए, 5वें दिन ठीक हो जाते हैं वापस, कि ठीक है यार अब वापस दे दे, और क्या। ऐसे होता है। मगर इस सारे कार्यक्रम में एक चीज बहुत खराब हो जाती है, पता है क्या? आपकी गुडविल। पढ़ाई को लेकर आपकी गुडविल वर्स्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है। अब सबको पता है, ये जग गया है कि मतलब वाली बात नहीं है, 800 में से 150 बिल वाकई में मतलब वाली बात नहीं है। अब आप मान लो 5 दिन बाद में आपके फादर को जाके कहो कि मैं तो सोच रहा हूं कि मैं आईएएस के एग्जाम दे दूं, क्या कहेंगे पापा आपको? कि ठीक है बेटा, तू इसी काबिल था, ऐसा? चप्पल अगर पड़ा होगा तो फेंक देंगे आपके ऊपर, कि नालायक 800 में से 150 नंबर लेकर आया सीए में, इंटर में, जबकि पूरी पढ़ाई करके, और अब कह रहा है मैं आईएएस के एग्जाम दे दूं। तू मतलब नॉर्मल पढ़ाई के लायक भी नहीं है, और इंडिया का सबसे भारी एग्जाम देना चाहता है, आईएएस के सपने देख रहा है ना। दिखती बात है, मारेंगे पीछे, भाग भाग के मारेंगे घर वाले सारे आपको। कैसा तूने सोच भी सोच भी कैसे लिया? करेक्ट। तो आपकी गुडविल घर में एकदम खराब हो गई। अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन या रिलेटिव में कोई 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ रहा होगा ना, वो आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछेगा, कि जाने दो भैया या दीदी के बस की बात नहीं है, 800 में से 150 लेकर आए, है ना। ये कोई नंबर है? मतलब घर में पढ़ाई को लेकर आप एकदम नील बट्टा सन्नाटा पे पहुंच चुके हो, गुडविल एकदम खराब। माहौल तो ठीक हो गया 5 दिन बाद, मगर इज्जत हमेशा के लिए गई, पढ़ाई को लेके इज्जत आपकी गई। अब वो इज्जत बनाना बहुत भारी काम है वापस, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन सोचो, आपने एग्जाम दिए, घर वालों ने भी खूब मेहनत की, आपने भी खूब मेहनत की, पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 400 आउट ऑफ 800। मान लो आपके मार्क्स आ गए 600, और आपकी ऑल इंडिया 4th रैंक आ गई। कितनी? 4th रैंक। कुछ जने तो उसको सहा ही नहीं जा रहा है, वो 4th रैंक, और मेरी नहीं, नहीं सुना जा रहा है ना, नहीं सुना जाएगा। 4th रैंक आ गई। अब घर वालों ने तो सोचा था पास हो जाए, ठीक है यार। 4थी रैंक, AIR, अखबार में फोटो आ रही है, मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा दोनों लड्डू खिलाते फोटो आ रही है ना। और आप कह रहे हो कि मैं तो दिन में इतने घंटे रेगुलर पढ़ता था, ये करता था। नहीं आता, अपन बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं, कोई रैंक वैंक आई होती है तो उसका स्टेटमेंट आता है ना। तो ये मैं ऐसे करता था, रोजाना पढ़ाई करता था, ऐसे करता था, है ना। पढ़ाई कोई भगवान मानता था, ऐसे था, वो था। रोज की मैं 6 घंटे पढ़ाई करता था, 7 घंटे पढ़ाई करता था, कोचिंग के अलावा। ऐसे नहीं था, खाना भी नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था और पढ़ाई करता रहता था। कितनी बातें लिखी होती है ना। तो घर वालों का माहौल क्या हो गया? जोरदार। आपकी मम्मी मिठाई बांट रही है, फोन कर करके सब जगह बता रही है, क्या ना, कि घर में हीरा पैदा हुआ है, हीरा हमारे तो, है ना, कि ये देखो आप, असली हीरा इसको कहते हैं। मोहल्ले वाले भी सब इकट्ठे होके कहते हैं, अपने बच्चों को पीट रहे हैं कि देख, इनको देख, ऐसे पढ़ना होता है, तू क्या कर रहा है टाइम पास, है ना। मतलब आपकी वजह से अगर आपने ऐसा कर दिया, तो बताओ आपकी वजह से कितने लोग पिटेंगे। आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग की पिटाई हो जाएगी, मतलब आपके बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कर दिया तो, है ना। ये कह रहा है मैं इसीलिए नहीं करता ऐसा। तो आप सोचो कि पूरे जगह पर आपकी वाई वाई हो रही है ना।
आपको मतलब आप अलग ही माहौल में जी रहे हो अभी, ठीक है ना। आप ऐसे वैसे से बात भी नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, ओके यस बस, ओके यार अब मेरा रेस्ट का टाइम हो चुका है। करेक्ट। अब आपकी घर में गुडविल क्या हो गई, घर परिवार जान पहचान गली मोहल्ले में बस लोग वो कह रहे हैं देखो अखबार में इसी की फोटो आए थे ना भाई, जोरदार यार, गजब है यार, कैसे पढ़ता है तू, हमारे बच्चे को भी बताना कैसे पढ़ना होता है, कुछ काम की नहीं है नहीं। तो अब गुडविल बढ़ गई। अब अगर आप अपने फादर को जाके कहो नेक्स्ट डे कि पापा मैं चाहता हूँ आईएएस का कोर्स करूँ, तो आपके पापा कहते हैं बेटा मैं यही कहना चाहता था तुझे, ये सीएमए वगैरह छोड़, तू इसके लायक नहीं, तू लायक है आईएएस के, तू तो आईएएस के एग्जाम दे, कहाँ ये सीएमए और सीए या इस तरह का कोर्स कर रहा है, तू आईएएस के कोर्स के लायक है, तू तो आईएएस कर कलेक्टर बन जाएगा, तू तू मेहनती है और तुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। एकदम ही सिचुएशन अलग, क्या है ना। सोचो आप खुद सोचो ना एक बार कि आपके रैंक आ जाए एआईआर, फिर क्या होगा, आपके पांव जमीन पे रहेंगे क्या, आपको ऐसा लगेगा मैं उड़ ही रहा हूँ, एक चक्कर काट के आ ही जाता हूँ आकाश का, है ना। तो कहने का मतलब है सिचुएशन एकदम अलग। पहली सिचुएशन में घर वालों ने कौन सा घर से निकाल दिया, घर में ही बैठे हो मगर इज्जत खराब। दूसरी सिचुएशन में भी घर में ही बैठे हो मगर इज्जत जोरदार। सारा गेम किसका है पता है, एक्सपेक्टेशन का, कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है और आप एक्चुअल में क्या हो रहा है। आपसे एक्सपेक्टेशन थी 400 की और आप फेल हो गए, आपसे एक्सपेक्टेशन थी 400 की, आपकी रैंक आ गई। दोनों सिचुएशन में कितना फर्क है। तो जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है ना। जैसे मान लो आप कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में फिक्स रिटर्न होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है, रिटर्न कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, मुझे इतना रिटर्न चाहिए, 20% का रिटर्न चाहिए, 15% का, हाँ जो ब्याज की रेट है उससे तो ज़्यादा ही चाहिए। अगर मुझे ब्याज जितना ही रिटर्न कमाना होगा तो मैं बैंक में एफडी करा दूंगा ना, फिर मैं क्यों शेयर खरीदूंगा, रिस्क क्यों लूंगा। अगर मुझे ब्याज जितना ही कमाना है, 7% ही कमाना है, तो फिर शेयर खरीदने का फायदा क्या, फिर तो बैंक में एफडी करूंगा, फिक्स रिटर्न, कोई दिमाग में टेंशन नहीं, है ना। बट अगर मुझे ज्यादा रिटर्न कमाना है तो ही मैं शेयर खरीद रहा हूं, मतलब शेयर खरीदने वाले का फिक्स है कि वो ज्यादा कमाना चाहता है, तभी तो शेयर खरीद रहा है। शेयर्स खरीदने का मेन रीजन क्या है, ज्यादा कमाना। अब ज्यादा कितना डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां कितनी रिस्क है। अगर वहां ज्यादा रिस्क है तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, अगर वहां कम रिस्क है तो एक्सपेक्टेशन भी कम है। मान लेते हैं कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लिया, देखो बहुत ध्यान से समझना इक्विटी शेयर की कॉस्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और आज हम क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे वैसे तो, ठीक है, हाँ बिल्कुल आज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए। अब रिलायंस इंडस्ट्री में रिस्क है, पेट्रोलियम कंपनी है ना, क्रूड ऑयल के भाव कम ज़्यादा होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम ज़्यादा होती है, वहाँ रिस्क है। तो आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ और मुझे अप्रोक्सीमेटली 20% का रिटर्न चाहिए, 20% की एक्सपेक्टेशन में आप शेयर खरीद रहे हो, 20% की एक्सपेक्टेशन में आप शेयर खरीद रहे हो। अगर आपको रिटर्न एक्चुअल में 20% से ज्यादा मिला, आपने 20% की एक्सपेक्टेशन में शेयर खरीदा और आपको रिजल्ट 20% से भी ज्यादा मिल रहा है, हो सकता है
आपको रिजल्ट जो मिला वो 30% मिला। तो आपकी नज़र में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की वैल्यू बढ़ी या घटी? बढ़ी। आपने 20% एक्सपेक्टेशन में शेयर खरीदा था और एक्चुअल में रिटर्न मिला 30%। तो आपकी नॉलेज, आपकी नज़र में तो कंपनी की वैल्यू बढ़ी ना। आप 20% कमाना चाहते थे, 30% मिल रहा है। तो आप कहोगे यार रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया, क्या कंपनी है। आप मार्केट में और भी आपके जो जान पहचान में है उन सबको कहोगे यार कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या जोरदार कमाती है, तो मार्केट में और भी लोग उसके कंपनी के क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत बढ़ेगी, है ना। गुडविल बढ़ी, कंपनी की गुडविल बढ़ी तो शेयर की कीमत भी बढ़ी। बट मान लो आपने 20% की एक्सपेक्टेशन में शेयर खरीदा और रिटर्न मिला केवल 4%। आपने कहा यार इससे अच्छा तो मैं एफडी करा देता, 7% तो उसमें मिल जाता। एक तो शेयर खरीदा, रिस्क ली, और रिस्क लेने के बाद भी रिटर्न कितना, 4%। बकवास कंपनी है, ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने ही नहीं चाहिए। अब खरीदे हुए हैं, बेच दो, आप उस कंपनी के शेयर बेच दोगे। और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनको भी रिटर्न कम मिला, वो भी बेचेंगे। मतलब उस शेयर की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, लोग बेचेंगे। डिमांड कुछ नहीं है, सप्लाई है, बेचो। बेचने का मतलब क्या हुआ, मार्केट में उस कंपनी के शेयर की गुडविल कम हो गई, मतलब गुडविल खराब हुई, और गुडविल खराब होने से शेयर की कीमत भी कम हो गई। ये जो शेयर की प्राइस है ना, ये बहुत कुछ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम हो जाएगी। डिमांड और सप्लाई से शेयर की प्राइस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और डिमांड और सप्लाई सब कुछ डिपेंड करता है कि कंपनी कितना कमाती है और इससे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है। एक थर्ड डिवीजन स्टूडेंट अगर फर्स्ट डिवीजन लेकर आ जाए तो उसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट दिया है। और एक फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट, मतलब एक थर्ड डिवीजन स्टूडेंट सेकंड डिवीजन लेकर आ जाए तो उसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट दिया है। बट एक फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट सेकंड डिवीजन लेकर आ जाए तो उसने एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट दिया। समझ रहे हो आप? डिपेंड करता है कितनी रिस्क है। रिस्क से एक्सपेक्टेशन डिसाइड होती है, और एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल से कंपनी के शेयर की प्राइस डिसाइड होती है कि भाव घटेंगे या भाव बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी, कम रिटर्न दिया तो भाव घटेंगे। एक्सपेक्टेशन कम की थी, ज़्यादा रिटर्न दे दिया तो भाव बढ़ेंगे। अगर भाव को मेंटेन रखना है, शेयर के प्राइस को मेंटेन रखना है, तो ये कब होगा, जब एक्सपेक्टेशन जितना रिटर्न मिलेगा। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने पर अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन 20% की होती है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर है, क्या, कि शेयर होल्डर को 20% कमा के देना है। अगर हमने 20% कमा के नहीं दिया तो मार्केट में गुडविल खराब हो जाएगी, और गुडविल खराब होगी तो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। शेयर की प्राइस को मेंटेन रखने के लिए, शेयर की प्राइस को मेंटेन रखने के लिए शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जितना अर्न करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 20% की है तो 20% रिटर्न देना पड़ेगा। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 10% रिटर्न की है तो 10% तो देना ही देना है। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 15% रिटर्न की है तो 15% देना है। मतलब इक्विटी शेयर पर कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, ना ही फिक्स ब्याज होता है, मगर एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेड रेट होती है कि जो इन्वेस्टर है वो क्या एक्सपेक्टेशन में शेयर खरीद रहा है। और ये जो एक्सपेक्टेड रेट है वो हमेशा इंटरेस्ट की रेट से ज़्यादा होती है। मतलब ब्याज कमाने के लिए थोड़ी ना शेयर खरीद रहा है, ब्याज कमाने के लिए तो लोग एफडी करा देंगे, ब्याज कमाने के लिए तो लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देंगे, मगर वो ब्याज से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तभी तो शेयर खरीद रहा है। तो शेयर पर जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिबेंचर
और एफडी के ब्याज की रेट से ज़्यादा होती है। और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर है इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, केई। केई मीन्स केई मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। केई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रेट क्या है? एंड एक्सपेक्टेड रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। ज्यादा रिस्क ज्यादा एक्सपेक्टेशन, कम रिस्क कम एक्सपेक्टेशन। भाई आप बीकॉम करो ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन करने के बाद में क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होती होगी? कम ही होती होगी, केवल बीकॉम ग्रेजुएशन, सिंपल। बट आप बीकॉम के साथ में एमकॉम करो तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। यार केवल बीकॉम को 15,000 महीने के मिलते हैं, तो मैंने तो एमकॉम की है, 25,000 महीने के मिलने चाहिए। अब अगर आप साथ में बीकॉम के साथ में सीएमए भी कर लो तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। अब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी यार महीने के 50,000 मिलने चाहिए कम से कम स्टार्टिंग में। महीने की 50,000 तो कम से कम सैलरी मिलनी चाहिए शुरुआत में, क्योंकि मैंने सीएमए किया है। सीएमए में रिस्क है, बीकॉम करने में क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं। मगर मैंने सीएमए में रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर बीकॉम में पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, सीएमए में पास परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर मैं सीएमए करूं तो मैं सीएमए क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सीएमए करने के बाद में मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। बीकॉम करने के बाद उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीकॉम में रिस्क नहीं है, सीएमए में रिस्क है। तो सीएमए करने के बाद में मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ, फेल होने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा है, रिस्क ले रहा हूँ। अगर आप सीएमए कर रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी 50,000 रुपये महीने की है और सीएमए करने के बाद वो सैलरी आपको नहीं मिलती है, तो अब आप तो सीएमए कर ली। अब सीएमए करने के बाद में 50,000 इनिशियल हो, मैं जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब एकदम लगते ही 50,000 की सैलरी लग जाए, 60,000 की लग जाए, है ना। मिनिमम सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी 50,000 है। बड़े शहर में नहीं कह रहा हूँ, छोटे शहर में बस ये, नहीं तो अभी सीएमए नहीं छोड़ दे कहीं। तो सीएमए करने के बाद आपकी सैलरी चलो 1 लाख कर लें, अब तो ठीक है। क्या सीएमए कर रहा हूँ, सैलरी 1 लाख तो मिलनी चाहिए, इतनी रिस्क ले रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा हूँ, है ना। और सीएमए करने के बाद अगर आपको 1 लाख महीने की सैलरी नहीं मिले, 30,000 रुपये ही मिले, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार ऐसे ही करी, फालतू ही की। 30,000 की रुपए की सैलरी तो मैं बीकॉम एमकॉम करके ही कमा लेता, वहाँ रिस्क भी नहीं थी, इतनी पढ़ाई भी भारी नहीं थी, इतना पढ़ना भी नहीं था, फेल होने के चांसेस भी नहीं थे। अब यहाँ पर रिस्क भी है और रिटर्न भी कुछ नहीं, तो क्या होगा? आपने तो कर ली, अब आप अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, छोटे भाई बहन है, रिलेटिव्स है, उन सबको कह दोगे, मना कर दो कि भाई मत करना, कोई फायदा नहीं है, मैंने की पछता रहा हूँ, कुछ मिलता तो है नहीं, इससे अच्छा तो बीकॉम एमकॉम ही ठीक थी, फालतू ही किए। कोई 2-4 हज़ार 5,000 रुपये ज़्यादा के लिए थोड़ी ना सीएमए कर रहा हूँ। सीएमए कर रहा हूँ क्योंकि 70-80 हज़ार लाख रुपए मिलेंगे, है ना। 30,000 रुपये कमाने के लिए थोड़ी ना सीएमए कर रहा हूँ। तो सीएमए डिग्री की वैल्यू कम हो गई, लोग सीएमए करना कम कर देंगे कि कुछ मिलता तो है नहीं। अब ये सोचो कि अगर सीएमए करने के बाद में जॉब लगनी शुरू हो जाए, 2 लाख रुपए महीना लगता ही सीएमए, कंपनी ने कहा बुला ला जाओ, 2 लाख रुपए महीना, वो भी बना, उसको भी मिल गई जॉब, वो मिला, वो भी जॉब मिल गई, हाथों हाथ लगते ही जॉब, और वो भी जोरदार, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। आप सोचो सीएमए डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी कि जितनी रिस्क है उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। रिस्क जितनी है, मतलब इसको करने में जितनी मेहनत है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल रहा है।
तो सीएमए डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक केस में घट गई, एक केस में बढ़ गई। अगर सीएमए की डिग्री की वैल्यू मेंटेन रहे तो 1 लाख रुपए मिल जाए, मतलब एक्सपेक्टेशन जितना रिटर्न मिल जाए। आप सीएमए से जो एक्सपेक्टेशन किए हुए बैठे हो, अगर आपको उतनी सैलरी मिल जाए तो डिग्री की वैल्यू मेंटेन रह जाएगी, कम भी नहीं बड़ी भी नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाए तो वैल्यू बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन से कम मिलेगा तो वैल्यू घट गई, एक्सपेक्टेशन जितना मिलेगा तो वैल्यू बढ़ी नहीं घटी भी नहीं, बराबर रह गई। तो ऐसा कंपनी के साथ भी होता है। शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, इक्विटी शेयर, तो उनकी एक्सपेक्टेड रेट होती है। अगर कंपनी ने एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा कमाया तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन रेट से कम कमाया तो शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, और एक्सपेक्टेशन जितना कमाया तो शेयर की वैल्यू मेंटेन, मतलब बढ़े नहीं तो घटे तो नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जितना कमाना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड रेट है शेयर होल्डर की, हम इसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, करेक्ट, केई। तो केई पर कोई फिक्स ब्याज नहीं होता, मतलब इक्विटी शेयर पर कोई फिक्स ब्याज नहीं होता, फिक्स डिविडेंड नहीं होता, मगर एक्सपेक्टेड रेट होती है। और वो एक्सपेक्टेड रेट डिबेंचर की ब्याज की रेट से और प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट से भी ज़्यादा होती है। इसीलिए पता है आपको, इक्विटी शेयर सबसे महंगा सोर्स है। अच्छा, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड पे टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट तो मिलता है। इक्विटी की कॉस्ट सबसे हाई होती है, सबसे महंगा है, क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्विटी शेयर होल्डर, इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट के निकालते कैसे। केई को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड बने हुए हैं। सबसे पहला मेथड जिसको कहते हैं कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, शॉर्ट में इसको कहते हैं CAPM, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कहता है KE इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। जैसे आपको FD पर 7% ब्याज मिलता है, तो ये तो हो गई रिस्क फ्री रेट, मतलब बिना रिस्क के आप 7% कमा सकते हो। अब आप कंपनी में इन्वेस्ट करो तो रिस्क है, किसी कंपनी में ज़्यादा रिस्क है, किसी कंपनी में कम रिस्क है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, 7% तो बिना रिस्क का, वो तो आपको चाहिए, और रिस्क के परसेंटेज और चाहिए। मान लो किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप जोड़ दो इसमें 30%, तो आपकी एक्सपेक्टेड रेट क्या हो गई, 37%। मान लो किसी कंपनी में नॉर्मल रिस्क है 7%, प्लस जोड़ दो 20%, 27%। मान लो किसी कंपनी में कम रिस्क है 7% प्लस 10%, 17%। मान लो किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कम रिस्क है 7% प्लस 5%, 12%, है ना। तो मान लो बहुत कम रिस्क है, तो 7 प्लस 5% इक्वल्स टू 12%। तो CAPM अप्रोच ये कहता है कि एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकलती है, कि रिस्क फ्री कितना कमाया जा सकता है। मान लो रिस्क फ्री 7% कमाया जा सकता है, और उसमें जोड़ दो रिस्क के परसेंटेज, कि आपको रिस्क के लिए कितना चाहिए। कंपनी में ज़्यादा रिस्क होगी तो ज़्यादा परसेंटेज, कम रिस्क होगी तो कम परसेंटेज, है ना। और ये जो रेट निकली है इट इज़ कॉल्ड KE। अब यहाँ पर
ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क प्रीमियम, ये दोनों कैलकुलेट कैसे होते हैं? तो देखो, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है, इसको शॉर्ट में कहते हैं आर एफ। क्या कहते हैं? आर एफ। ये रिस्क प्रीमियम कैसे निकलता है? रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस करना है और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे व्हाट इज बीटा? बीटा एक रिस्क फैक्टर होता है। क्या होता है? रिस्क फैक्टर। आपको बीटा को कैलकुलेट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ होगा, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीका है, आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। मतलब ये जो आपने यहां लिखा ना, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में सीधा एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है तो ठीक है, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें आरएफ जोड़ दो। और अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम सीधा नहीं दिया हुआ है तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न में से माइनस करो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो आएगा उसको बीटा से मल्टीप्लाई करो और उसमें आरएफ जोड़ दो। रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, CAPM अप्रोच कहते हैं इसको। ठीक है। ये तो था पहला मेथड। केई को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, ये था फर्स्ट मेथड जिसको कहते हैं CAPM मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड का नाम है DP अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसको शॉर्ट में कहते हैं DP अप्रोच। DP अप्रोच ये जैसा हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, KP। अच्छा देखो, प्रेफरेंस शेयर तो दो तरह के होते हैं, परपेचुअल और रिडीमेबल, बट इक्विटी शेयर परपेचुअली होता है। तो जब प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल होता है तो देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, जब प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल होता है क्या फॉर्मूला लिखा है? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, है ना। तो अगर केई का फॉर्मूला बनाना है तो केई का फॉर्मूला क्या हो गया? इक्विटी डिविडेंड, इसको शॉर्ट में कहते हैं D1। क्या कहते हैं? D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। ये D1 क्या है? D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर। ये एक्सपेक्टेड क्यों? देखो, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड फिक्स होता है मगर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता। जैसे एक कंपनी ने लास्ट ईयर 10 रुपए का डिविडेंड दिया था तो जरूरी थोड़ी ना कि नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपए का डिविडेंड देगी, ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है ना। तो यहां पर वर्ड हमने क्या काम लिया? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। जबकि प्रेफरेंस शेयर पर तो डिविडेंड फिक्स होता है, पर शेयर 10 रुपए डिविडेंड है तो पिछले साल भी 10 रुपए, अगले साल भी 10 रुपए, उसके अगले साल भी 10 रुपए। तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड फिक्स होता है, इसलिए वहां पर हमने क्या लिखा? प्रेफरेंस डिविडेंड। एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखा क्योंकि वहां डिविडेंड फिक्स है, बट यहाँ डिविडेंड फिक्स नहीं है तो हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। मतलब हम एस्टिमेट करते हैं कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। तो ये फॉर्मूला हो गया DP अप्रोच। एक होता है EP अप्रोच। क्या फॉर्मूला होता है?
ईपी अप्रोच। ईपी अप्रोच में कौन सा फॉर्मूला काम लेना अभी अभी डिस्कस करेंगे। रुको आप थोड़ी देर के लिए, केवल 5 से 7 मिनट तक आप शांति बनाए रखें। बिल्कुल बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है, ठीक है। ईपी अप्रोच, ईपी अप्रोच में के के फॉर्मूले में D1 की जगह अर्निंग पर शेयर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। बाकी सब सेम है, केवल डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर। और लास्ट मेथड वो है डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच, डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच सेम डीपी अप्रोच की तरह ही है। इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूं, के ई इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। ये डीपी अप्रोच की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट ऐड हो जाती है। आप सीएमए बनते ही आपकी सैलरी हो गई 50,000 रुपीज पर मंथ। आपको क्या लगता है जिंदगी भर ये रहेगी 50,000 पर मंथ? प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर, तो जिंदगी भर 10 रुपए पर शेयर ही है, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जब तक चलेगा फिक्स डिविडेंड चलेगा। डिबेंचर में फिक्स ब्याज चलेगा, मगर इक्विटी शेयर में डिविडेंड, जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ होती है इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिविडेंड भी बढ़ता है। सही है ना, इनकम बढ़ेगी तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। तो यहां पर डिविडेंड में ग्रोथ होती है, डिविडेंड बढ़ेगा एवरी ईयर जैसे जैसे ग्रोथ होगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें डीपी अप्रोच वाला ही फॉर्मूला लगाना है, D1 डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, मगर उसके साथ में क्या ऐड करनी है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। रिजल्ट इज के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 4 मेथड दे रखे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के। एक बार आप चारों मेथड को लिख लीजिए। हाँ, जो भी पेंडिंग है बिल्कुल मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये लिख लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज लेना है और कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है इन फॉर्मूले के अंदर। आप एक बार लिख लीजिए। आगे कर ले, ये लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो 4 फॉर्मूले दिए, पहली बात तो करते हैं, ये जो 4 फॉर्मूले दिए हुए आपको, 4 मेथड जो दिए हुए, अगर आपको क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की डिटेल, बीटा की डिटेल और ये जो एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम है, अगर इसकी डिटेल दे रखी है
तो CAPM अप्रोच का यूज करना है। मतलब आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि ये डिटेल दे रखी है क्या, क्योंकि इस डिटेल को कैलकुलेट करना हमारे कोर्स में नहीं है। मतलब बीटा को कैलकुलेट करना, RF को कैलकुलेट करना, मार्केट रिस्क, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट करना अपने सिलेबस में नहीं दे रखा। तो या तो ये क्वेश्चन में दे रखी होगी डिटेल, और या फिर ये नहीं दे रखी होगी। अगर क्वेश्चन में ये डिटेल दे रखी है तब तो आपको केई के लिए CAPM मेथड का यूज करना है। अगर ये डिटेल नहीं दे रखी है तो पीछे 3 फॉर्मूले और हैं, तो इसमें आपको यूज करना है DP प्लस ग्रोथ अप्रोच का। DP प्लस ग्रोथ अप्रोच का यूज करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होगा तो CAPM देखना है कि डिटेल है क्या, डिटेल नहीं है तो फिर DP प्लस ग्रोथ अप्रोच। क्या फॉर्मूला हो गया, D1, मतलब सबसे ज्यादा आपके यही काम आएगा, DP प्लस ग्रोथ अप्रोच। K इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, इसमें D1 का मतलब लिख लेते हैं। अब कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, वो जो CAPM अप्रोच है वहां तो कहीं दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि ये सारी डिटेल दे रखी होगी तो ही CAPM मेथड का यूज करोगे। तो बीटा ना आपको निकालना है, ना RF आपको निकालना है, ना मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको निकालना है, क्योंकि दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा तो ही ये काम आएगा। बट यहाँ DP प्लस ग्रोथ अप्रोच में हो सकता है कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े। अब क्या क्या, सबसे पहले D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है एक्सपेक्टेड, सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ हो सकता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है ये इतना है, 5 रुपए, 2 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए दिया हुआ होगा। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, मजा आ गया। अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली तो फिर D0 प्लस ग्रोथ कर दो। व्हाट इज D0? D0 का मतलब है पिछले साल का डिविडेंड। पिछले साल मान लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10 रुपए पिछले साल। अब हमें पता करना है अगले साल क्या देगी, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो पिछले साल मान लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10 रुपए, और डिविडेंड 5% की ग्रोथ है, मतलब डिविडेंड में जो ग्रोथ रेट है वो 5% की है। तो पिछले साल अगर 10 रुपए दिया था और ग्रोथ 5% की है, तो अगले साल डिविडेंड होगा 10 रुपए 50 पैसे। मतलब 10 रुपए में 5% ऐड कर दो, 10 का 5% होता है 50 पैसे। तो पिछले साल अगर डिविडेंड 10 रुपए था तो नेक्स्ट ईयर आपका डिविडेंड होगा 10 रुपए 50 पैसे। D1 समझ गए? तो D1 को कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तब तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ होता है। अच्छा, नेट प्रोसीड वैसे ही जैसे डिबेंचर में वही 4 तरह की जीन्स पैंट, रेड, येलो, हाँ पिंक, है ना। ठीक है, तो कल कौन सी पहन के गए पार्टी में? येलो कलर की। ठीक है, मजा आया। तो डिविडेंड D1 हो गया। अब इसके बाद नेट प्रोसीड वैसे ही जैसे इंटू 100 तो है ही, अपनी जिंदगी में 100 तो बहुत पहले आ चुका है। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्वेश्चन में ग्रोथ रेट या तो दे रखी होगी गिवन, मजा आ गया, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट डायरेक्टली दे रखी होती है, या फिर पास्ट ट्रेंड ऑफ अर्निंग या डिविडेंड। पिछले कुछ सालों के अर्निंग या डिविडेंड दे रखे होंगे, पिछले 5 सालों की अर्निंग, पिछले 5 सालों का डिविडेंड। आपको उससे चेक करना पड़ेगा जो अर्निंग है या डिविडेंड है कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। ठीक है ना, अर्निंग या डिविडेंड पिछले कुछ सालों के दिए हुए हो सकते हैं, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो अर्निंग या डिविडेंड है वो कितना परसेंटेज से बढ़ रहा है। जितने परसेंटेज से बढ़ रहा है वो ग्रोथ रेट हो गई। तो ग्रोथ रेट या तो दे रखी होगी गिवन, या फिर पिछले कुछ सालों की अर्निंग या डिविडेंड दे रखे होंगे, उससे आप ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गया आपका के। एक और सोर्स है वो है के आर, रिजर्व एंड सरप्लस। के आर, रिजर्व एंड सरप्लस किसका पैसा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो के आर का सेम फॉर्मूला है जो के ई का है, मतलब आपने जैसे के ई निकाली है वही के आर है। इक्विटी की कॉस्ट और रिजर्व की कॉस्ट सेम होती है, एक जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो और आपने ये वाला फॉर्मूला काम लिया है, कौन सा? डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच, तो आप इसमें डिवाइड किसका करते हो? नेट प्रोसीड का। नेट प्रोसीड में आप क्या करते हो? फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हो, मतलब इशू करने का जो खर्चा है वो माइनस करते हो, ठीक है। मगर रिजर्व एंड सरप्लस तो इशू नहीं होते। क्या रिजर्व एंड सरप्लस भी इशू होते हैं? नहीं। तो रिजर्व एंड सरप्लस इशू नहीं होता, इसीलिए इशू करने का खर्चा के आर में माइनस नहीं होगा। मतलब जब आप के आर कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, तो उस समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, फॉर्मूला वही लगाना है के ई वाला, केवल फ्लोटेशन कॉस्ट उसमें माइनस नहीं करनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर जो के ई है वही के आर है। करेक्ट। तो हमारे 5 सोर्स हो गए, कौन कौन से? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। केडी का फॉर्मूला, दो तरह के डिबेंचर, परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल में फॉर्मूला क्या? परपेचुअल में फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। रिडीमेबल में फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रेफरेंस शेयर दो तरह के फॉर्मूले, परपेचुअल, रिडीमेबल। परपेचुअल का फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, और रिडीमेबल का फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, उसमें डिवाइड करना है आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। के एल का फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी। के ई के 4 फॉर्मूले, सी ए पी एम का फॉर्मूला आर एफ प्लस बीटा इंटू एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, या फिर आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। फिर हमने डीपी अप्रोच, डीपी अप्रोच का फॉर्मूला डी वन डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। फिर हमने डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच, क्या कह रहे हो बाद में ईपी, अरे एक ही बात है, कोई भी पहले क्या करना है, 4 फॉर्मूले हैं, कोई जरूरत थोड़ी ना है कि सेकंड नंबर का यही फॉर्मूला है, थर्ड नंबर का। चलो तीसरा फॉर्मूला कौन सा बताया? ईपी अप्रोच, ठीक है भाई साहब, ऐसे ही सीरियल ऑर्डर में याद रखेंगे इसको भी, ये सीरियल ऑर्डर में याद रखने की जरूरत थोड़ी ना है। ईपी अप्रोच फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100, और उसके बाद में डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच, क्या फॉर्मूला होता है? डी वन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। ये बिल्कुल सारे के सारे जो आपने कॉस्ट को कैलकुलेट करने के पढ़े हैं, वो बिल्कुल आप 4 बार पढ़ लेना, 5 बार पढ़ लेना, सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय। रात को, रात को सोते ही नहीं है, तो जब सोता हो उससे पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो कब सोता है? अच्छा सोते ही नहीं है, क्यों, क्या तकलीफ है? सोना तो पड़ेगा ना। चलो भाई, तेरे जैसे शूरवीर कम ही होते हैं, नॉर्मल इंसान तो सोता ही है। क्यों, तू अब नॉर्मल है। तो यहाँ पे समझ में आ गया भाई। तो अपने को 4 फॉर्मूले, मतलब चारों सोर्स के फॉर्मूले, और के आर का फॉर्मूला वही है जो के ई का फॉर्मूला है, ठीक। अब एक काम करते हैं, आज आपसे अगर मैंने नोट्स खोलने को कहा है तो 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अब कल क्लास में नहीं, आज ही करा देते हैं, कुछ 1-2 तो कराएं, स्टार्ट तो करें। नहीं नहीं, आज ही करते हैं, बिल्कुल आज ही करते हैं, अपने पास अभी टाइम भी है, और आज ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कल नहीं आज ही करेंगे।
बिल्कुल आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट देखो नोट्स में आप, फटाफट आप नोट्स में देखिए, चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी। ओके, स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन, एज्यूमिंग द टैक्स रेट 35%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट मतलब वही इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 35%, कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ए पॉइंट, ये एक्चुअल में 4 अलग अलग पॉइंट है। इनकम टैक्स की रेट कॉमन में दे रखी है 35%, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, परपेचुअल 15% डिवेंचर ऑफ ₹1000 सोल्ड। सोल्ड करने का मतलब होता है इश्यू करना, सोल्ड करने का मतलब इश्यू करना, मैंने आपको पहले भी बताया था। सेलिंग प्राइस मतलब इश्यू प्राइस, तो सोल्ड करने का मतलब है इश्यू करना एट ए प्रीमियम ऑफ 10% विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं बहुत आराम से सॉल्व करा रहा हूँ और जल्दबाजी आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो डिबेंचर कौन सा है, परपेचुअल है, तो हम करते हैं ए पॉइंट को सॉल्व। पॉइंट नंबर ए, परपेचुअल डिबेंचर में केडी का फॉर्मूला, केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, एक एक को कैलकुलेट करोगे फिर फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 1000, और इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही होता है। यहाँ डिबेंचर 1000 रुपए की फेस वैल्यू का, और इंटरेस्ट की रेट क्या है 15%, तो आपका एक डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया 150 टी। टैक्स की रेट आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स की रेट 35% है, 0.35, 0.35। अच्छा फिर लिखेंगे नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में 4 ऑप्शन बताए थे। सबसे पहला था इश्यू प्राइस जो कि है लिखा हुआ है सोल्ड, सोल्ड का मतलब इश्यू करना एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो 1000 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर इश्यू करेंगे और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो नेट प्रोसीड हो गई 1100। नाउ वी कैन कैलकुलेट केडी। केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 150, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। एट 8.86%, 864%, इट इज केडी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी देखे भाई, पॉइंट नंबर बी कर लिया। पॉइंट नंबर बी आपने किया है भाई, यहाँ तो क्लास में तो करेंगे। पॉइंट नंबर बी, ठीक है, आंसर चेक कर लेना। 10 ईयर 14% डिबेंचर ऑफ ₹2000
रिडीमेबल एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो डिबेंचर है और 10 ईयर टाइम पीरियड दे रखा है, मतलब डिबेंचर रिडीमेबल है। रिडीमेबल में बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन। इस पूरे में डिवाइड होगा आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। यहां डिबेंचर की फेस वैल्यू 2000 डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। 2000 का 14% इंटरेस्ट हो गया 280। टैक्स की रेट टी 0.35। आर वी रिडीमेबल वैल्यू यहां दे रखा है कि हम रिडीम करेंगे एट पार। रिडीमेबल एट पार, पार का मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है 2000। तो रिडीम करेंगे पार वैल्यू पे, मतलब 2000 पे। नेट प्रोसीड, अब नेट प्रोसीड में इश्यू कितने पर करेंगे लिखा हुआ है नहीं। अगर इश्यू प्राइस नहीं दे रखी है तो मार्केट प्राइस है नहीं, मार्केट प्राइस भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन क्या है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है बिल्कुल है, कितनी है फेस वैल्यू 2000 और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो ध्यान रखना फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा नेट प्रोसीड में ही डिडक्ट होती है। तो 2000 माइनस 5%, 2000 का 5% 1900 और नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 10 मैच्योरिटी पीरियड। अब हम के डी को फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। इंटरेस्ट कितना 280, 1 माइनस 0.35, आर वी 2000, नेट प्रोसीड 1900, नंबर ऑफ ईयर्स 10, आर वी 2000 प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले तो 280 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.65 से 182 प्लस 2000 में से 1900 माइनस करेंगे तो 100, 100 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 1950 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 192 डिवाइडेड बाय 1950 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 9.846%। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी है 10 ईयर 14% प्रेफरेंस शेयर। 10 ईयर मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है ऑफ ₹100, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन। इसमें डिवाइड होगा आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड
प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 और प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट कितनी है प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट है 14%। 100 का 14% ₹14। रिडीमेबल वैल्यू पॉइंट में क्या दे रखा है सी पॉइंट में रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5 हाँ 105 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू होगी 105। नेट प्रोसीड प्रेफरेंस शेयर इशू प्राइस नहीं दे रखी है मार्केट प्राइस भी नहीं है तो फेस वैल्यू पे इशू करेंगे और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी 95। फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड में ही माइनस होती है और नंबर ऑफ ईयर्स 10। अब केपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 14 प्लस 105 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 10 इस पूरे में डिवाइड होगा 105 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 14 प्लस 1 105 माइनस 95 10 डिवाइड बाय 10 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 15% केपी। लिख लो आराम से लिख लो फिर करेंगे 4th पॉइंट लिख लो आप लोग देखते हैं एक क्वेश्चन होगा या एक आधा कुछ और सल्टा सकते हैं तो है ना। ओके लास्ट पॉइंट करें लास्ट पॉइंट है XYZ लिमिटेड इशूड इंटेंट टू इशू। देखो फर्स्ट पॉइंट केडी का था सेकंड पॉइंट भी केडी का था थर्ड पॉइंट केपी का था फोर्थ पॉइंट केई और केआर का है। XYZ लिमिटेड इंटेंट टू इशू न्यू इक्विटी शेयर ऑफ विच द करंट मार्केट वैल्यू इज ₹125 पर शेयर। एक शेयर की मार्केट प्राइस 125। The flotation cost is estimated to be 3%. The dividend paid by the company during last 5 year पिछले 5 सालों में कंपनी ने डिविडेंड दिया वो डिटेल दे रखी है 10.7 फिर 11.45 फिर 12.25 13.11 और 14.03 पिछले 5 साल के डिविडेंड दे रखे हैं और आप देखोगे तो ये सारे डिविडेंड इंक्रीज हो रहे हैं मतलब ग्रोथ हो रही है। फाइंड आउट ग्रोथ रेट आपको ग्रोथ रेट निकालनी है आपको केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पता करनी है और आपको केआर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस है ना। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम ग्रोथ रेट निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप आपको डिविडेंड पर शेयर दे रखे 5 लास्ट 5 ईयर के 10.70 नेक्स्ट दे रखा है 11.45 नेक्स्ट क्या दे रखा है 12.25 नेक्स्ट दे रखा है 13.11 और नेक्स्ट 14.03 ये दे रखे। अब देखो 10.7 से ये बढ़कर हो गया 11.45 ये कितना परसेंट बढ़ा परसेंट बढ़ना कैसे निकालते हैं 10.7 से 11.45 हो गया कितना बढ़ा पहले तो ये बताओ
11.45 माइनस 10.7, तो ये 0.75 बढ़ा है। अब हमें पता करना है कितना परसेंट बढ़ा, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 10.7 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 7%। ये 7% इंक्रीज हुआ है। फिर आप देखोगे 11.45 से 12.25, मतलब पहले आपने 10.7 से 11.45 कंपेयर करके ग्रोथ निकाली, अब आप 11.45 से 12.25 कंपेयर करके ग्रोथ निकालोगे। 11.45 से बढ़कर 12.25 हो गया, तो कितने रुपए बढ़ा? 0.8। 0.8 डिवाइडेड बाय 11.45 इंटू 100, करीब करीब ये भी 7% है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 7% है। फिर 12.25 से 13.11 हो गया, 13.11 माइनस 12.25, ये कितना बढ़ा? 0.86। 0.86 डिवाइडेड बाय 12.25 इंटू 100, ये भी करीब करीब 7% है। फिर 13.11 से 14.03, 14.03 माइनस 13.11, 0.92 डिवाइडेड बाय 13.11, ये भी अप्रोक्सीमेटली 7% है। तो ग्रोथ रेट क्या हो गई? 7%। मतलब एवरेज करना है, एवरेज 7% ही आएगा। एवरेज ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 7%। ये तो ग्रोथ रेट आ गई। अब आपको पता करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब केई। केई पता करना है। केई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सीएपीएम अप्रोच के बारे में जो डिटेल होती है, क्या वो दे रखी है? बीटा, मार्केट रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। के ई इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट तो हमने निकाल दी। अब हमें चाहिए D1। D1 मैंने आपको क्या बताया था? या तो दे रखा होगा क्वेश्चन में, या फिर हमें पिछले साल का जो डिविडेंड है उसमें ग्रोथ ऐड करके D1 निकालना पड़ेगा। मतलब D0 प्लस ग्रोथ। लास्ट ईयर का डिविडेंड देखो, हमें लास्ट 5 साल के डिविडेंड दे रखे। इसमें ये जो सबसे लास्ट डिविडेंड है कितना? 14.03, ये पिछले साल का है। मतलब 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, और ये लास्ट ईयर का है 14.03। तो ये जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है 14.03, ये तो लास्ट ईयर का है, और डिविडेंड 7% बढ़ रहे हैं एवरी ईयर। तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना होगा? 14.03 प्लस 7%। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड होगा 15.012, ये D1 होगा। ठीक है। अब के ई, अच्छा फिर हम एक और चीज निकालते हैं, नेट प्रोसीड। इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस दे रखी है? नहीं दे रखी है। मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस है 125 और 3% फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो 125 में से माइनस करेंगे 3%, तो नेट प्रॉफिट होगी 121.25। नाउ वी कैलकुलेट के ई। D1 15.012 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट हो जाएगी 7%। अब कैसे करोगे? 15.012 डिवाइडेड बाय 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 12.38% प्लस 7%, कितना आंसर आ रहा है? 13 पॉइंट, नहीं 13 नहीं होगा, 13 पॉइंट इतना नहीं होगा, बता रहा हूं कैसे होगा। 12.38। आप पहले इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने से कितना आया? 12.38% आया। ठीक है। हाँ, अब और ग्रोथ रेट कितनी है? 7%। इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब 12.38 और 7, 19.38%, ऐसे आएगा।
12.38 और 7, 19.38% इट इज के ई। एक और कैलकुलेशन करनी है और वो है के आर, कैलकुलेशन ऑफ के आर। के आर वही होता है जो के ई होता है, मगर उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी होती है। और हमने जब ऊपर के ही निकाला तो उसमें 3% फ्लोटेशन कॉस्ट को हमने माइनस किया। तो फॉर्मूला सेम लगाना है, सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, D1 15.012, मगर उसमें नेट प्रोसीड में 125 ही लिखोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7% इक्वल्स टू 15.012 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 12.009 मतलब 12.01% प्लस 7%, 19.01%, इट इज के आर। ठीक है, लिख लिया सबने? बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग। इसके आगे 3 क्वेश्चन है, वो भी छोटे ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ। आज उसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे आज, आप आलस नहीं करना है, ठीक है? आज हम करके फिर क्लास को एंड करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं याद करके आया हूँ भाई, हाँ याद करने पड़ते हैं, नहीं इतने सालों से करा रहे हो ऐसा, हाँ ये बात भी है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर भी करके करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 2015 के अटेम्प्ट में आया हुआ है। जी लिमिटेड इशू 20,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 10%. The debenture are redeemable after the expiry of a fixed period of 10 years at 20% premium. Calculate the cost of debt after 30% tax. देखो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 20,000, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि जब केडी कैलकुलेट होती है तो केवल एक डिबेंचर पर ही कैलकुलेट होती है। यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 ईयर, तो हमें केडी का फॉर्मूला बड़ा वाला लगाना है, ठीक है? रिडीमेबल वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, फेस वैल्यू एक डिबेंचर की 100 रुपये और इंटरेस्ट की रेट है 12%, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 12 रुपीज। रिडीमेबल वैल्यू, डिबेंचर को हम 10 साल बाद रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पर, तो 100 रुपये का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू हो गई 120। नेट प्रोसीड, आज हम डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो नेट प्रोसीड 100 प्लस 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट होती तो नेट प्रोसीड में माइनस हो जाती, नेट प्रोसीड 110। और आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं यहाँ पर 10, टैक्स की रेट दे रखी है 0.30, आप इससे के डी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 1 माइनस 0.30 प्लस आर वी 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 10, इसमें डिवाइड करेंगे 120 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 8.40 प्लस 120 में से 110 जाएंगे 10 डिवाइड बाय 10 1 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 9.4 में डिवाइड करेंगे 115 इंटू करेंगे 100 का, तो ये आएगा 8.174% के डी। ओके इजी था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये जून 2017 में सीएमए इंटर में आ चुका है। ए कंपनी इशू 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉस्ट ऑफ इशू इज ₹2 पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट।
फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर शेयर दे रखी है 2 रुपये। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग दैट शेयर आर इशूड एट पार 10% प्रीमियम और 5% डिस्काउंट। देखो यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल है। ए पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। यहाँ ए पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर पार पे इशू हो रहे हैं, बी पॉइंट में प्रीमियम पर और सी में डिस्काउंट पे। तो केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब प्रेफरेंस डिविडेंड बहुत छोटा क्वेश्चन है, सीधा ही लिख दे। 100 रुपये नहीं 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपये फेस वैल्यू है और डिविडेंड की रेट 10%, मतलब 1 रुपये डिविडेंड हो गया। नेट प्रोसीड पार पे शेयर इशू करेंगे तो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे इशू करेंगे, 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी तो नेट प्रोसीड हो जाएगी 8 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 12.5%। बी पॉइंट इसमें प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 10%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो वही आएगा 1 रुपये। अब 10 रुपये के प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पे इशू करोगे तो इशू प्राइस होगी 11 माइनस 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 9.09। अभी चेक कर लेते हैं 11.11 कैसे किया 11.11%, तभी मैं चेक कर ही लेता हूँ खुद ही। अच्छा सी पॉइंट केपी इक्वल टू, इसमें क्या किया आपने, अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस ही नहीं करी तो 10 प्लस 10% प्रीमियम 11 में से 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट के माइनस करोगे तो 9। आपने फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं की 1/11 कर दिया। केपी इक्वल टू, अब जब 30 में क्या 5% डिस्काउंट पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड 1, 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है 5% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो 9.5, 9.5 में से 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट के माइनस करो, फ्लोटेशन कॉस्ट के तो माइनस होने ही है तो ये आएंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100 1 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 100 13.33%। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट आज का, वो है 4th क्वेश्चन। अच्छा ये चलो जाने दीजिए, 3rd क्वेश्चन तक ही ठीक है, ठीक है वो अलग पॉइंट है। तो आज हमने केडी केपी केई केएल केआर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा डिस्कस हो गया और पहले 3 क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए। अब मैंने आपको कहा था ना कि इसमें एक पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आगे जो क्वेश्चन है वो इसी के हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नहीं नेक्स्ट क्लास में बुक नोटबुक ये नोट्स चाहिए आपको, बुक चाहिए कि बिल्कुल बुक चाहिए, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझाने का काम तो केवल 10-15 मिनट का ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल आपको नेक्स्ट क्लास में बुक साथ में रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर दी एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर। ठीक है।